नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, और इसका एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, भारतीय इतिहास के स्रोत। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। हम RPSC UPSC नेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण गाइड पुस्तकों को सम्मिलित करते हुए, पीछे के प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए विस्तार से पढ़ रहे हैं। फिर भी आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अवगत करवा सकते हैं। तो बिना कुछ देरी किए हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। 3 नाम प्रयुक्त होते हैं: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। परंतु जब इस सभ्यता के बहुत से केंद्रों का उत्खनन सिंधु घाटी क्षेत्र से बाहर भी हुआ तो सिंधु सभ्यता इसके लिए उपयुक्त नाम नहीं रहा। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जो खोज है वो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, और 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची रेलवे लाइन तक बिछाने में किया। यानी सर्वप्रथम ध्यान तो गया था चार्ल्स मेसन का, और लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तभी वहाँ किसी टीले से ईंटें प्राप्त हुई, तो वो ध्यान किसका गया था 1856 में? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ये नाम याद रखना है। सॉरी दोस्त। तो 1826 में चार्ल्स मेसन, 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसमें इन ईंटों को काम में लिया। 1853-56 में कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया था। कनिंघम ने सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन है हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 में हुआ था। इसी स्थान के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यानी हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले जो उत्खनन हुआ वो कहाँ पर हुआ? 1921 में हड़प्पा नामक गांव था और वहाँ पर इसका उत्खनन हुआ, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अतः तकनीकी रूप से यह हड़प्पा संस्कृति नाम से जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही पाषाण एवं ताम्र पाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास का फलस्वरूप है। यानी ये अचानक कहीं से नहीं टपकी, पहले से सभ्यता चली आ रही थी और इसी के विकास का परिणाम है। पहले पाषाण थी, ताम्र पाषाण थी और फिर हड़प्पा। विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र पंजाब था, वह सिंध में था, पंजाब और सिंध में था, किंतु गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र भी सभ्यता का विस्तार हुआ। यानी सबसे ज़्यादा मूल केंद्र कौन सा था? पंजाब और सिंध था। बाद में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी सभ्यता का विस्तार हुआ। सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा का अन्वेषण किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना कि 1921 की बात है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, और उनके निर्देशन में ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में है, पंजाब 2 है, एक पाकिस्तान में है, एक भारत में है। जो पाकिस्तान में पंजाब है वहाँ पर मोंटगोमरी जिले में, पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा का क्या किया? अन्वेषण किया, खुदाई की। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में विद्वानों की अलग अलग राय है। यानी हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, इसमें विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग है, और ये आपको याद भी रखने हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं।
यहाँ पर विद्वान और निर्धारित तिथि दी गई है। ये अपने को रटना है, याद रखना है, बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। पहले विद्वान है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल है वो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या मानते हैं? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। 3250 से 2750 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके ये टाइम पीरियड मानते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व। 2800 से 2500 ईसा पूर्व अर्नेस्ट मैके। और माधव स्वरूप वत्स ये इनका टाइम पीरियड मानते हैं 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स। सीजे गेड ये इनका टाइम पीरियड मानते हैं 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और मार्टिमर व्हीलर ये मानते हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस ये मानते हैं 2000 से 1500 ईसा पूर्व। आलचिन ये मानते हैं 2150 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर ये मानते हैं 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। झा एम श्रीमाली ये मानते हैं 2800 से 2000 ईसा पूर्व। NCERT यह मानती है 2500 से 1800 ईसा पूर्व। और डेल्स ये मानते हैं 2900 से 1900 ईसा पूर्व। मेरे हिसाब से आपको जो याद रखने हैं इम्पोर्टेंट है वो जॉन मार्शल का 3250 से 2750, और अर्नेस्ट मैके का भी याद रखना 2800 से 2500, मार्टिमर व्हीलर का 2500 से 1500, और डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर 2300 से 1750। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट डीपी अग्रवाल रोमिला थापर है 2300 से 1750, और NCERT आपको याद ही रखना है 2500 से 1800, ये भूलना नहीं है। NCERT 2500 से 1800 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया था, यानी सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इनमें से सर्वाधिक 200 स्थल है वो गुजरात में है। विभाजन से पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। केवल 2 स्थल, एक तो सतलज नदी पर कोटला निहंखा रोपड़, और मादर नदी पर रंगपुर काठियावाड़ भारत में शेष रहे। यानी विभाजन के बाद 2 स्थल ही अपने भारत में रहे। तो एक तो था सतलज नदी पर कोटला निहंखा, और एक था मादर नदी पर, इसे बादर नदी या मादर नदी भी कहते हैं, रंगपुर काठियावाड़। एक तो था गुजरात में और एक था पंजाब में। रंगपुर काठियावाड़ कहाँ? गुजरात में। कोटला निहंखा रोपड़ पंजाब में। रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण के आधार पर डीपी अग्रवाल हड़प्पा सभ्यता की तिथि है वो 2300 से 1750 ईस्वी मानते हैं। जो डीपी अग्रवाल इसका टाइम पीरियड मानते हैं वो रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण के आधार पर मानते हैं, इसलिए ही इनका टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना डीपी अग्रवाल रोमिला थापर है वो 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व मानते हैं, और यह है मत सर्वाधिक मान्य प्रतीत होता है। तो रेडियो कार्बन C14 क्या मानती है? डीपी अग्रवाल रोमिला थापर क्या मानते हैं? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यानी ईसा मसीह के जन्म से 2300 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। और कब तक चला? 1750 ईसा पूर्व। यानी ईसा मसीह के जन्म से 1750 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड चला। सर जॉन मार्शल ने 1931 में हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की थी, यानी टाइम पीरियड निर्धारित किया था जॉन मार्शल ने। कब? 1931 में। सरगान जो कहाँ है? मेसोपोटामिया में, के अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। ये भी विदेशी वृत्तांत है, अलग से याद रख लेना कि सरगान है मेसोपोटामिया की अभिलेख है। सरगान जहाँ मेसोपोटामिया, ये सरगान कहाँ है? मेसोपोटामिया में। वहाँ के अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या मानते हैं? 3250 से 2750 ईसा पूर्व। अब है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। कहाँ कहाँ फैली हुई है हड़प्पा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, यानी उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक। नर्मदा गुजरात में की नदी है ना। पश्चिम में मकरान
के समुद्र तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक फैली हुई है। तो पश्चिम में मकरान और पूर्व में उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल है वो कौन सा है? मंडा, जम्मू में चेनाब नदी के तट पर है। एकदम उत्तरी छोर, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर पूछे तो वो कहाँ है? मंडा। ये मंडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। और दक्षिणी छोर पूछे तो यह है देमाबाद। ये कहाँ है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। दक्षिणी छोर है देमाबाद, ये है महाराष्ट्र में। और सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल ये है सूतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है सूतका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान। और पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी पूरा स्थल सूतका गेंडोर, पूर्वी है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर मुंडी गाक एवं शोरतगुई दोनों अफगानिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर पूछे तो, यानी भारत के बाहर भी इसका कोई छोर पूछे तो ये कहाँ है? मुंडी गाक और शोरतगुई है, दोनों अफगानिस्तान में है। ये दोनों स्थल हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। देखो, भारत में तो इसका उत्तरी छोर है मंडा, जो जम्मू के अंदर है। और यदि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तरी छोर भारत के बाहर भी पूछे तो ये सबसे उत्तरी है अफगानिस्तान में। और दोनों स्थान के नाम है मुंडी गाक और शोरतगुई। ये हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। मुंडी गाक दक्षिणी अफगानिस्तान में है। सिंधु स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी विस्तार कहाँ है? अखरा घग्गर, जिसे सरस्वती भी कहते हैं, मार्ग क्षेत्र में है। अखरा या घग्गर नदी के आसपास है। सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन कौन थे? अब सिंधु सभ्यता के में कम से कम 4 प्रजातियां थी। एक प्रजाति नहीं, 4 प्रजातियां थी जिनको कि संस्थापक माना जाता है। यह है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। याद रखने हैं, सिंधु सभ्यता में के जो संस्थापक थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, भूमध्य सागरीय थे, अल्पाइन थे और मंगोलाइड थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। ये याद रखना है कि इन 4 में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है भूमध्य सागरीय। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या थे? भूमध्य सागरीय थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे, यानी हड़प्पा सभ्यता का निर्माता द्रविड़ लोगों को माना जाता है कि दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अब है विद्वान और सिंधु सभ्यता के निर्माता, क्योंकि विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ देसी कुछ विदेशी लोग सिंधु सभ्यता के निर्माता है वो भिन्न भिन्न मानते हैं। तो इनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं कि कौन क्या मानता है कि ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि आर्य लोग थे। गार्डन चाइल्ड व व्हीलर क्रेमर क्या मानते हैं? सुमेरियन या मेसोपोटामिया के मानते हैं। राखालदास बनर्जी क्या मानते हैं? द्रविड़ मानते हैं। और अमलानंद घोष व धर्मपाल अग्रवाल क्या मानते हैं? चौथी संस्कृति के लोग मानते हैं। और फेयर सर्विस व रोमिला थापर क्या मानते हैं? ग्रामीण संस्कृति मानते हैं इसको। तो लक्ष्मण व रामचंद्र ये तो याद रह जाएगा आर्य, क्योंकि भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण क्या थे? आर्य थे। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर क्रेमर ये सुमेरियन मेसोपोटामिया मानते हैं। राखालदास बनर्जी ये द्रविड़ मानते हैं। अमलानंद घोष धर्मपाल अग्रवाल चौथी संस्कृति मानते हैं। फेयर सर्विस रोमिला थापर ग्रामीण संस्कृति मानते हैं। फेयर यानी जो मेले लगते हैं गांव में लगते हैं। अमलानंद घोष व धर्मपाल अग्रवाल चौथी संस्कृति मानते हैं। अब है हड़प्पा सभ्यता का विकास। विकास कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता प्राक हड़प्पा सभ्यताओं के निरंतर विकास का परिणाम था। ये निम्नलिखित थी।
पहले मेहरगढ़, किली, गुल मोहम्मद, दबसादांत, राणा गुंडई, कुल्ली, नाल, बालाकोट, ये सभी बलूचिस्तान में है। इस प्रकार इनका विकास हुआ। पहले मेहरगढ़, सबसे पहले क्या है मेहरगढ़, फिर है किली, गुल मोहम्मद, दबसादांत, राणा गुंडई, कुल्ली, नाल, बालाकोट, रहमान ढेरी व गुमला दोनों गोमल घाटी में है। कोट दीजी, अमरी सिंध में है। कोट दीजी और अमरी अपने सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। अमरी में हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने से पहले अपनी बस्तियों की किलेबंद हो गई थी। अमरी थी जिसमें हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने से पहले ही किलेबंद हो गई थी। अमरी में पुरानी सिंधु पूर्व संस्कृति और परवर्ती सिंधु सभ्यता के बीच का संक्रमण काल परिलक्षित होता है। अमरी ऐसी है जहाँ पर सिंधु पूर्व संस्कृति और सिंधु परवर्ती संस्कृति, सिंधु के बाद की सब संस्कृति, दोनों का संक्रमण काल यानी बीच का काल दिखाई देता है। संक्रमण काल किसे कहते हैं? बीच के टाइम पीरियड को। तो अमरी में दोनों के बीच का संक्रमण काल परिलक्षित होता है। सरायखोला, जलीलपुर आदि सिंधु घाटी की आरंभिक बस्तियां थी। सरायखोला और जलीलपुर जो कि पंजाब में है, ये कर्षक बस्तियां विकसित होकर लगभग 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता के रूप में परिणित हुई। मेहरगढ़ से प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास व सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ से क्या मिलता है? निरंतर वास व सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है। अब है मुख्य स्थल अलग अलग है हड़प्पा। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हड़प्पा के बारे में, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटगोमरी जिले, वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाईं तट पर स्थित हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। पहले पढ़ कर के आए। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना ही है। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान में है। और जिला कौन सा? मोंटगोमरी जिला। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? साहिवाल जिला। मोंटगोमरी जिला कहो, साहिवाल जिला कहो। नदी कौन सी? रावी नदी और बाएं तट पर। और हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेसन ने दी। कब दी? 1826 में दी। याद रह जाएगा। हड़प्पा कहाँ? पंजाब पाकिस्तान। कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला, वर्तमान साहिवाल जिला। नदी कौन सी? रावी नदी, बाएं तट पर। हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। अब 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। यानी इसका सर्वे किसने किया? 1921 में दयाराम साहनी ने किया। बाद में इस स्थान पर उत्खनन प्रारंभ हुआ। अब जो स्थल है उनके उत्खनन वर्ष है, उत्खनन करता है और स्थल की स्थिति है, उनका हम अध्ययन करेंगे। हड़प्पा 1921 में। हड़प्पा की खोज कब हुई? उत्खनन कब हुआ? 1921 में। और उत्खनन करता कौन था? दयाराम साहनी। कहाँ है? मोंटगोमरी जिला, पंजाब पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो उत्खनन कब हुआ? 1922 में। उत्खनन करता कौन था? राखालदास बनर्जी। और कहाँ है? लरकाना, सिंध पाकिस्तान में। सूतका गेंडोर 1927 में। आरलस्टाइन उत्खनन करता कौन? सूतका गेंडोर का आरलस्टाइन, और ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चुनहुदड़ो, और इसका 1931 में उत्खनन हुआ। और एनजी मजूमदार उत्खनन करता थे, और ये कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। डाबरकोट 1935 में। अर्नेस्ट मैके उत्खनन करता थे, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। डाबरकोट। कोट दीजी 1935 में। डाबरकोट और कोट दीजी दोनों का उत्खनन हुआ 1935 में। और धुरिये, इसके उत्खनन करता कौन? धुरिये, ये है सिंध पाकिस्तान में। रोपड़ पंजाब में 1953 में उत्खनन हुआ, और यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता थे, और पंजाब भारत में है। रोपड़ 1953, यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता, पंजाब भारत में। राखी गड्डी, इसके उत्खनन करता कौन थे? सूरजभान व रफ़ीक मुगल, और ये है जींद हरियाणा में। राखी गड्डी कहाँ है? जींद हरियाणा में। उत्खनन करता कौन थे?
सूरजभान व रफ़ीक मुगल बनावाली 1973 में, और रविंदर सिंह बिष्ट उत्खननकर्ता थे, ये है हिसार हरियाणा में। राखीगंडी जींद हरियाणा में और बनावाली हिसार हरियाणा में। धोलावीरा 1990-91 में इसकी खोज हुई, रविंदर सिंह बिष्ट ने की, और ये है कच्छ गुजरात में। धोलावीरा कहाँ? कच्छ गुजरात में। अब है देसलपुर 1963-64 में इसका उत्खनन हुआ, ये है कच्छ गुजरात में। लोथल 1957 में, और SR राव थे। लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? SR राव, और ये है अहमदाबाद में। सूरकोटड़ा 1972 में, और इसके खोजकर्ता थे, उत्खननकर्ता थे जगपति जोशी, और ये है सूरकोटड़ा कच्छ गुजरात में। रंगपुर इसका 1933 में उत्खनन हुआ, और इसके उत्खननकर्ता थे माधव स्वरूप वत्स, और ये है रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में। आलमगीरपुर इसका उत्खनन 1958 में हुआ, और इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, और ये है मेरठ उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। अब है कालीबंगा, जिसका उत्खनन हुआ 1953 में, और ये इनके थे उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, और ये है हनुमानगढ़ राजस्थान में। याद रखना, कालीबंगा, पीलीबंगा ये सब कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में, न कि गंगानगर में। देमाबाद ये है 1974 से 1979 में, और अहमदनगर महाराष्ट्र में देमाबाद। अब है सातका को है जो 1962 में, और इसके उत्खननकर्ता थे डेल्स, ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो आपको ये सब याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न इनमें से पूछा जा सकता है। और यदि एक बार से आपको याद नहीं होता है तो वापस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, धीमा करके देख लेना। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। यानी बड़े स्तर पर माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा के 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में क्या थे? 2 टीले थे। हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या थे? 2 टीले थे। हड़प्पा सभ्यता के अंदर 2 टीले थे। हड़प्पा सभ्यता के अंदर 2 टीले थे। एक तो था दुर्ग टीला और एक था, यानी जो पूर्वी टीले को नगर टीला कहते थे और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहते थे, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर होता था। दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा दी। ये भी याद रखना आपको कि दुर्ग टीले को क्या कहा? माउंट AB की संज्ञा दी। दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा दी। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान है, जिसे कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया। ये भी याद रखना, ये कब्रिस्तान R37 कहाँ है? हड़प्पा के अंदर है। हड़प्पा के आवास के दक्षिण में कब्रिस्तान है। ये R37 क्या है? कब्रिस्तान। कहाँ? हड़प्पा में। हड़प्पा से मिला सबसे विशाल अवशेष क्या है? 6-6 की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का है, यानी जहाँ पर अनाज रखा जाता था। यह अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के समस्त केंद्रों में मिले अवशेषों में लोथल के गोदीबाड़े के बाद सबसे विशाल संरचना है। यानी या तो लोथल का गोदीबाड़ा है सबसे बड़ी विशाल संरचना, उसके बाद यदि कोई विशाल संरचना है तो वो है हड़प्पा का अन्नागार, अन्न रखने का स्थान। प्रत्येक अन्नागार 50 × 20 फीट का है। ऋग्वेद के हरियूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। हरियूपिया है उसका समीकरण किससे किया गया है? हड़प्पा से। हड़प्पा से मिले अन्य महत्वपूर्ण अवशेष। हड़प्पा से और क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं कर्मचारियों के आवास व मजदूरों के बैरक, यानी कर्मचारी रहते थे, मजदूर जो रहते थे उनका निवास स्थान थे, वो मिले हैं। तो कर्मचारियों के आवास, मजदूरों के बैरक। पित्तल की इक्का गाड़ी मिली है हड़प्पा से। एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्रण भी मिला है हड़प्पा से। तो पित्तल की इक्का गाड़ी मिली। मुद्रा पर, एक मुद्रा पर क्या मिला?
सांप मिला है जो गरुड़ का चित्रण है, सांप दबाए गरुड़ का चित्रण है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मर्ण मूर्ति भी हड़प्पा से मिली है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, ये कहाँ से मिला? हड़प्पा से। नरक बंद प्रस्तर मिला है, पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति है ये। नरक बंद प्रस्तर का मतलब पुरुष के धड़ की पाषाण मिल, यानी पुरुष के जो ऊपर का हिस्सा है वो मिला है। ईंटों के वर्ताकार चबूतरे भी मिले हैं। 2 पाषाण मूर्ति मिली है, लाल पत्थर की मानव मूर्ति है और काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति है। 2 पाषाण मूर्तियां मिली है, लाल पत्थर की तो मानव की मूर्ति है और काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति, ये भी हड़प्पा से मिली है। गेहूं और जौ के दाने भी हड़प्पा से मिले हैं। एक बर्तन पर बना मछुआरों का चित्र भी हड़प्पा से मिला है। शंख का बना बेल, यानी एक बेल भी मिला है, किसका बना हुआ? शंख का, ये भी हड़प्पा से मिला है। दूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति भी मिली है, यानी पुरुष नृत्य करते हुए उसकी आकृति पाषाण की पत्थर की मिली है। दूसर पाषाण पुरुष नर्तक आकृति। तांबे की मानवीय आकृति, मानव की तांबे की आकृति भी हड़प्पा से मिली है। प्रसादन मंजूषा, कांस्य का दर्पण। प्रसादन मंजूषा का मतलब क्या है? श्रृंगार करने के जो आभूषण होते हैं, श्रृंगार करने के जो संसाधन होते हैं, लिपस्टिक वगैरह, वो भी मिली है, जो रखने का होता है ना, प्रसादन मंजूषा। और कांस्य का दर्पण भी मिला है। प्रसादन मंजूषा और कांस्य का दर्पण ये भी हड़प्पा से मिले हैं। मनुष्य के शव के साथ बकरे की अस्थि पंजर, मनुष्य के जो शव दफनाया गया है उसके साथ बकरे की अस्थि पंजर, बकरे की अस्थि भी मिली है। तो इम्पोर्टेंट, मनुष्य के शव के साथ बकरे की अस्थि पंजर कहाँ से? हड़प्पा से। पशुओं की हड्डियों का ढेर मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा से कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कब्रिस्तान मिले हड़प्पा से। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत, वुडन कॉफिन जिसे कहते हैं, समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत मिले हैं, समाधान, यानी लकड़ी के ताबूत में क्या थे? समाधान थे, जैसे कि मिस्र में मिमी थे। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई है, यानी अभिलेख की जो मोहरें हैं वो सर्वाधिक कहाँ से मिली? हड़प्पा से। जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है, यानी सीधी सीधी मोहर मिली है, सबसे ज़्यादा मोहर मिली है तो मोहनजोदड़ो से। और अभिलेख युक्त यदि ज़्यादा मोहर मिली है तो वो मिली है हड़प्पा से। याद रखना, अभिलेख वाली मोहर सबसे ज़्यादा हड़प्पा से, और सीधी मोहर है वो सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से मिली है। अब है मोहनजोदड़ो, जिसे कहते हैं सिंध का नकली स्थान। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? सिंध का नकली स्थान। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये कहाँ है? सिंध के लरकाना जिले में, सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। जबकि हड़प्पा है रावी नदी के बाएं तट पर। उसकी खोज है मोहनजोदड़ो की, वो की राखाल दास बनर्जी ने, और 1922 में। यहाँ से सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर मिले हैं। ये याद रखना आपको कि सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और इसकी खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। जबकि हड़प्पा की सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या है? विशाल स्नानागार है, और इसका जलाशय दुर्ग टीले में है। स्नानागार उत्तर व दक्षिण पार्श्व में तालाब में उतरने हेतु सीढ़ियाँ बनी थी, यानी इसकी सीढ़ियाँ बनी थी वो उत्तर और दक्षिण पार्श्व में बनी थी। ये याद रखना। यह स्नानागार धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु निर्मित हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि ये स्नानागार है ना, वो धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये भी याद रखना कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार है उसको मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसने कहा है आश्चर्यजनक निर्माण? मार्शल ने। किसको? मोहनजोदड़ो के अंदर जो विशाल स्नानागार मिला है वो। और यह धार्मिक उद्देश्यों के लिए
यूज किया जाता था। मोहन इसलिए इसको धर्म से जोड़ा जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इसका विशाल अन्नागार है और यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो को शासन व्यवस्था क्या थी? राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था, शासन कौन चलाता था? तो वहाँ राजा नहीं चला करके जनता चलाती थी। जनता का राज था, जनतंत्रात्मक था। मोहनजोदड़ो में ग्रिड पैटर्न पर समानांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था। समानांतर सड़कें थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण कराया था, अतः इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में दुर्ग टीले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। याद रखना आपको, स्तूप का निर्माण किसने करवाया? कुषाण शासक कनिष्क ने करवाया। कहाँ? मोहनजोदड़ो के पश्चिम में जो टीला था उसके ऊपर। इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धातु निर्मित मूर्तियों में कांस्य की नर्तकी व प्रस्तर की योगी की मूर्ति है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धातु निर्मित मूर्तियों में क्या है? मोहनजोदड़ो में जो धातु से बनी है, एक तो है कांस्य की नर्तकी, यानी नाचने वाली कोई औरत जिसकी कांस्य की मूर्ति बनी हुई है, और एक है प्रस्तर की योगी की मूर्ति। योगी है जो प्रस्तर की योगी की मूर्ति, यानी पत्थर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष। मोहनजोदड़ो से अन्य जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं? महाविद्यालय भवन, कांस्य की नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी यानी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति, और सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, यहाँ पर ये कालखंड नहीं है, कपालखंड होगा, कुंभकारों के भट्टे, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी और घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नर कंकाल, कुबड़दार बैल का खिलौना और बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण। तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो से ये चीज़ें और मिली है। वापिस रिपीट करते हैं। महाविद्यालय भवन, कांस्य की नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा भी मिला है, हाथी का कपालखंड भी मिला है, कुंभकारों के भट्टे मिले हैं और गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, सीपी की बनी पटरी मिली है, घोड़े के दांत मिले हैं और गिल्ली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो गीली मिट्टी होती है उसके ऊपर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नर कंकाल मिले हैं, मानव के कंकाल मिले हैं, बिखरे हुए पड़े हैं, और कुबड़दार बैल का खिलौना मिला है। जो कुबड़दार बैल होता है उसका खिलौना मिला है, और बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्रण भी मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष तथा तांबे के उपकरणों को लपेटे हुए सूत का कपड़ा व धागा मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि चांदी के बर्तन में क्या मिले हैं? कपड़े के अवशेष मिले हैं। चांदी का बर्तन है, उसमें कपड़ा रखा हुआ है और एक लपेटे हुए सूत का कपड़ा व धागा भी मिला है। सूत का कपड़ा और धागा भी मिला है। KUR केनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया के साक्ष्य, जो मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसे हड़प्पा से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, वैसे मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कंफ्यूज नहीं होना। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मोहर के अग्रभाग पर यानी योगी की आकृति, ये बोगी नहीं, योगी की आकृति और पश्च भाग पर बैल यानी वृषभ की आकृति अंकित थी। यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक क्या मिली है? मोहर मिली है। उसके अग्रभाग यानी आगे वाले भाग पर योगी की आकृति है और पीछे वाले भाग पर बैल यानी वृषभ की आकृति है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जबकि सर्वाधिक अभिलेख युक्त जो मोहरें हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, जो सामान्य मोहर है, और अभिलेख युक्त जो मोहर है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है।
तो इस प्रकार ये हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।